सेपरेशन के बाद से मुझे घर से निकलते ही डर लगता है। हर वक्त लगता है सुहेल या उसका कोई आदमी पीछा कर रहा है। यार देखो पीछे बाइक पे कौन आ रहा है। यार कोई नहीं है पीछे बाइक पर। तुम भी बस बिला वजह हर बात को लेकर ना परेशान हो जाती हो। अच्छा अपने हस्बैंड को कह के कार्स की ब्रेक चेक करवाना, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ओ हाँ, उन्होंने मुझे बताया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई। जल्दी जल्दी में तुम आई और बस गाड़ी की चाबी ली और स्टार्ट कर दी गाड़ी। वैसे मुझे लगता था सिर्फ मैं ही अच्छी ड्राइव कर सकती हूँ, तुम भी काफी अच्छी ड्राइव करती हो गाड़ी। हाँ, शादी के शुरू के दिनों में सुहेल ने सिखाई थी। शुरू तो सब अच्छा ही होता है ना। देखो मायरा, अब जबकि तुम सुहेल को छोड़ चुकी हो, उससे खुला लेने का फैसला कर चुकी हो, तो बेहतर है तुम उसका नाम लेना भी छोड़ दो। यहाँ गाड़ी क्यों रोक रही हो? काफी दिनों बाद घर से निकली ना, तो कुछ सामान लेना है यहाँ से। 2 मिनट में। आयो साहब, आप अदालत को बताएंगे कि इस केस के हवाले से अब तक क्या तफ्तीश की गई है और मुल्जिम सुहेल अहमद तक आप कैसे पहुंचे? सर 12 अक्टूबर को तकरीबन शाम 5 बजे ये वारदात एक रेस्टोरेंट के बाहर हुई। निशाना बनने वाली दोनों ख़वातीन नगीन मुराद और मायरा सुहेल आपस में पुरानी सहेलियां थीं। गाड़ी जबकि नगीन मुराद की थी, लेकिन स्टीयरिंग पर मायरा सुहेल बैठी हुई थी। नगीन मुराद मेरा ख्याल है कि किसी ख़रीदारी के गर्ज से रेस्टोरेंट पे रुकी थी। सर मायरा तो मौके पर ही हलाक हो गई थी, जबकि नगीन हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या आपने ज़ख्मी खातून नगीन मुराद का बयान लिया था? नहीं सर, नगीन की हालत बहुत तशवीशनाक है और वो इस काबिल नहीं है कि बयान दे सके। सर तफ्तीश में हमें ये भी पता चला कि इन दोनों के मायरा और सुहेल के ताल्लुकात आपस में बहुत ख़राब हो चुके थे। सुहेल अपनी बीवी पर शक करता था। सर मकतूला के घर वालों ने हमें ये भी बताया। इंस्पेक्टर साहब, सुहेल ने मेरी बेटी की जिंदगी अजीर्ण कर रखी थी। वो उसे मारता पीटता था, उस पर शक करता था और उसने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। मैं उसे 6 महीने पहले ही उस जहन्नुम से लेकर आया था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी एक जिंदा लाश बन गई थी। वो हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहती थी कि अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो सुहेल उसको मरवा देगा। उसने अदालत में खुला की दरखास्त भी दायर कर रखी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसने ऐसा क्यों किया इंस्पेक्टर साहब। उस दिन वो अपनी सहेली नगीन से मिलने के लिए मेरे इसरार पर महीनों बाद निकली थी। या तो ये काम सुहेल ने खुद किया या फिर उसने गुंडों के जरिए करवाया। और तो और मेरी बेटी की सहेली नगीन भी इन गुंडों के नरगे में आ गई। सर मकतूला के वालिद ने खुद अपनी मदियत में मुकदमा दर्ज कराया है सर, और उन्होंने अपने दामाद सुहेल को ही मुल्जिम नामजद किया है। आयो साहब, अदालत को ये भी बताइएगा कि जाए वारदात से सीसीटीवी कैमरास की कुछ फुटेज भी आपको मौसूल हुई और उस फुटेज से आपको क्या सबूत मिले? सर फुटेज तो हमने देख ली है, चूँकि कातिल हेलमेट पहने हुए था इसलिए साफ पहचाना नहीं जा रहा है। सर चूँकि इनका गाड़ियों का शोरूम है, चोरी की गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त में भी मुलव्विस हैं। एक दफ़ा चोरी की गाड़ी फ़रोख्त करते हुए फंस भी चुके हैं। इसलिए हमारा ख़याल है कि इनके मुजरिमाना अनासिर के साथ गहरे रवाबित हैं। हमें यकीन है सर कि ये वारदात या तो इन्होंने खुद की है या तो किसी पेशावर कातिल से करवाई है। जनाबे वाला, मैं भी आईओ साहब से कुछ सवालात करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त।
आईओ साहब, क्या आप दोबारा इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाला कातिल मेरा क्लाइंट नहीं है? सर, जैसा कि मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि कातिल ने हेलमेट लगा रखा था, इसलिए इस बात को अभी कंफर्म नहीं कह सकते। तो क्या आप ये भी बता सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाला टारगेट किलर कौन है और क्या उसकी शनाख्त हो गई है? और क्या ये भी बता सकते हैं कि उसको मेरे क्लाइंट ने टास्क दिया था किसी को कत्ल करने का, और क्या मेरे क्लाइंट का उससे कोई राब्ता है? सर, हमें शक है, अभी मजीद तफ्तीश जारी है। रेस्टोरेंट और अड़ोस पड़ोस की दुकानों से मालूमात कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे। महज शक और नतीजा? जनाबे वाला, मेरा क्लाइंट जो है कातिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस वक्त ये वारदात हुई ये अपने शोरूम में थे और अपने क्लाइंट से डील कर रहे थे, जिसके 2 गवाह यहां मौजूद हैं गवाही देने के लिए। जनाबे वाला, नोट किया जाए कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसको कातिल सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि इसकी अपनी बीवी से कुछ नाचागी थी, और लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते हैं? तो क्या हर शौहर अपनी बीवी को कत्ल कर देता है? आमना साहिबा, क्या तफ्तीश की है आपने और आपकी टीम ने? जब आप डिफेंस लॉयर होती है तो इंसाफ के तकाजे पूरे करती है, और जब आप इस्तगासा बनती हैं तो आपको पुलिस की रिवायती नाअहली और कमजोर तफ्तीश कहीं भी नजर नहीं आती। वकील साहब, ध्यान से, आप जातियात पर उतर रहे हैं। आपके क्लाइंट का नाम एफआईआर में दर्ज है और इसको नामजद किया है मकतूला के वालिदैन ने। उनको पूरा शक है कि ये वारदात इसी ने की है, और तो और इसके खिलाफ हमारे पास सबूत है, इसके धमकी आमेज मैसेजेस जो ये ना सिर्फ अपनी बीवी बल्कि अपने ससुराल वालों को भेजता रहा है। गुस्से में कही गई बातों और धमकी में बड़ा फर्क होता है योर ऑनर। इन टेक्स्ट मैसेजेस में कहां लिखा है, कहां लिखा है कि मैं तुम्हें या तुम्हारे खानदान को कत्ल करवा दूंगा? आप गौर से इन टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़िए तो यही लिखा है इनमें, यही धमकियां दी गई हैं योर ऑनर। गुंडागर्दी पे उतरा हुआ था ये। मायरा बेटा, ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? भूल जाओ उस खबीस को, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। ना तुम बाहर निकलती हो, ना मुझे कुछ कहती हो, और तुम अपनी सहेली नगीन के यहाँ भी बहुत दिनों से नहीं गई हो। अब्बू, मुझे घर से बाहर जाते हुए डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है। क्या हुआ? उसने फिर कोई धमकी भेजी है? ये देख लो। बुढ़े, अगर तेरी बेटी ने खुला का केस किया तो तेरा और तेरी बेटी का वो हाल करूंगा, व्रत का निशान बन जाओगे। अब्बू, इससे तो नीचपन की इंतहा कर दी है। हमें इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। बेटा, भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते, तुम फिक्र नहीं करो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अदालत जाएंगे, अदालत में केस करेंगे। महज इल्जामात है जनाबे वाला, और कोई सबूत नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे क्लाइंट को भी सफाई में बयान देने का मौका दिया जाए। इजाजत है। जज साहब, मैंने मायरा से मोहब्बत की शादी की। जुनून की हद तक मैं उससे प्यार करता था। जज साहब, जिससे इंसान मोहब्बत करता है ना, उसके मामले में बहुत एहसास होता है। मुझे तो एक लम्हे की जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। जज साहब, मायरा गलत समझी और रूठ के मायके चली गई, और अपने माँ बाप के कहने पर उसने खुला की दरख्वास्त फाइल कर दी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की जज साहब, बहुत कोशिश की। सोहेल, मायरा तुमसे हर ताल्लुक तोड़ चुकी है। चले जाओ यहाँ से, और यहाँ फिर कभी ना आना। मायरा कानूनी तौर पे मेरी बीवी है, और मेरी बीवी को मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्यों मोहल्ले में तमाशे लगाने के लिए आ गए हो? मायरा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और अब जो भी बात होगी कोर्ट जाकर होगी। तुम इतनी सख्त क्यों हो गई हो? तुमने खुला का केस कैसे फाइल कर दिया? तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम दोनों का रिश्ता खत्म हो सकता है? प्लीज मायरा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, प्लीज। तुम क्या चाहते हो? मैं फिर से तुम्हारे साथ उसी जहन्नुम में चली जाऊं जहां तुम सुबह शाम मुझे मारो पीटो, मुझे गालियां दो,
मुझ पे तशद्दुद करो, वो भी जरा सी बात पर। वो जरा सी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी के दोस्त यूनिवर्सिटी की हद तक होते हैं, और तुम उनसे मिलती हो, उनसे बात करती हो, तुम्हारा शौहर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है। प्लीज मायरा, प्लीज मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। सोहेल, मायरा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी की जान छोड़ दो। मायरा मेरी जान, अगर मैंने इसे छोड़ दिया ना तो मैं मर जाऊंगा। मायरा प्लीज मेरे साथ चलो, प्लीज। ये फिल्मी बकवास बंद करो। मुझे तुम जैसे पागल जुनूनी साइको केस के साथ नहीं जाना। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। ये इल्जाम लगा दिया कि मैंने गुस्से वाले मैसेज किए। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि मैं उनकी बेटी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ जज साहब, ना ही मेरा किसी क्रिमिनल से ताल्लुक है। जज साहब, जब ये वारदात हुई मैं अपने शोरूम पे एक क्लाइंट से डील कर रहा था। मैंने कत्ल नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। जनाबे वाला, जब वक़्वे की फुटेज ये साबित करती है कि कातिल कोई और था, तो मेरे क्लाइंट को हिरासत में रखने का जवाब ही नहीं बनता। मेरी दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट सोहेल अहमद को जमानत पर रिहा किया जाए। सर, मुकदमे में मुद्दई ने मुलजिम को ही नामजद किया है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अभी बेल ग्रांट ना की जाए, क्योंकि हमें अंदेशा है कि मुलजिम जमानत होते ही राय फरार इख्तियार करेगा। जनाबे वाला, पुलिस तमाम पूछगछ कर चुकी है, तो तफ्तीश किस बात की? इस्तिगासा के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मेरे क्लाइंट ने ये वारदात नहीं की, इसको जबरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा है। लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त है इसकी बेल ग्रांट की जाए। ये अदालत वकील सफाई की दरखास्त कबूल करते हुए मुलजिम सोहेल अहमद को मुबलिक 5 लाख रुपए के जाती मशल्के के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। उसके साथ साथ अदालत इस्तिगासा को भी इस बात की तंबीह करती है कि वो इस केस से मुतालिक मजीद शवाहिद इकट्ठे करें और उनकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करें। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2015 में कराची में टारगेट किलिंग में 63% कमी हुई है। साले रवा में जनवरी से अक्टूबर तक 208 अफराद गैर सियासी बुनियादों पर टारगेट किलिंग में हलाक हुए, जबकि 2014 में 568 अफराद टारगेट किलिंग में मारे गए थे। साले रवा में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 169 लाशें बरामद की, जबकि गुज़िश्ता साल शहर से 275 लाशें बरामद हुई थीं। मैडम, हॉस्पिटल में 24 घंटे हमारे एहलकार नगीन के कमरे के बाहर तैनात हैं। बस जल्दी से वो बयान देने के काबिल हो जाए, फिर मैं मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार करता हूँ। डॉक्टर्स का क्या कहना है? नगीन की कैसी कंडीशन है? कंडीशन अच्छी नहीं है मैडम। हालांकि उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन बार बार ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है। यूँ कह लें अभी मुकम्मल तौर पे होश में नहीं आई है। अच्छा, मीनवाइल एक और काम करते हैं हम। जो वारदात की हमारे पास फुटेज मौजूद है, उसको मैं चाहूँगी कि हम सब मिलके एक मर्तबा फिर देख लें, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। क्रिमिनल्स अक्सर वारदात करके जल्दी में होते हैं और वारदात से फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस केस में कातिल बहुत पुरएतमाद नजर आ रहा है। उसने पहले मायरा पर फायर किया और फिर जब नगीन चीखने लगी तो उसने नगीन पर भी फायर किया। और दूसरी बात यह है कि कातिल ने हेलमेट पहनी हुई थी, नगीन पर उसने फायर क्यों किया? क्योंकि वो उसको पहचान तो नहीं सकती थी, उसकी शक्ल भी फुटेज में इतनी क्लियर नहीं नजर आ रही। इस फुटेज को अगर हम रोक कर देखें तो उस कातिल का इरादा साफ नजर आएगा, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये नजर आ रहा है कि वो इसी इरादे से आया था कि दोनों खवातीन को कत्ल करके जाए। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन दोनों खवातीन की किसी एक इंसान से क्या दुश्मनी हो सकती है। मेरा तो ख्याल ये नहीं है। मेरा ख्याल है मैडम कि ये एक को ही टारगेट करने आया था और मायरा खामखा उसकी गिरफ्त में आ गई। मैं ज़रा चाय लेने जा रहा हूँ, अगर आप चाय पीनी बता दें, मैं ले आता हूँ। हाँ हाँ ले आओ, और बिस्कुट भी लेके आ जाना। ठीक है।
अच्छा आजा आजा, बाहर ही है, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके। किस किस्म की आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी नगीन को? कैसे पुलिस गार्ड की मौजूदगी में कातिल अंदर दाखिल हो सकता है? जीरो परफॉर्मेंस है। नहीं, आपका पुलिस वाला झूठ बोल रहा है। 1 मिनट के लिए वो ड्यूटी से नहीं हटा था, वो था ही नहीं वहां। 1 मिनट का काम है कत्ल करना। और वैसे भी मेरा ख्याल में इस केस के हवाले से आप अपने मफरूजे बदल लें। मेरा नहीं ख्याल कि जमानत के बाद रिहाई मिलने पर सुहेल इतनी जल्दी कोई दूसरी वारदात प्लान कर सकता है। वो क्यों फंसवाएगा अपने आप को? जी मुझे मालूम है आप तफ्तीश कर रहे हैं, आप करते रहे तफ्तीश, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। वही बहाने इनके, नगीन का कत्ल हो गया। सारी बहानेबाजी है मैडम, सारी परेशानी फिर कोर्ट में हमें हैंडल करनी पड़ती है। तुमने सुबह टीवी पर रिपोर्ट तो देखी होगी ना नगीन के कत्ल के हवाले से? जी मैंने वो खबर देखी है। इट्स वेरी सैड। अच्छा 2 काम करो, एक तो नगीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ही आती है मुझे बताओ कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, और सेकेंडली नगीन की तदफीन के बाद पता करो अगर उसके लवाहिकीन में से कोई मुझसे मुलाकात करने पर राजी हो। ठीक है, और तीसरा ये कि हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज की सीडी आपको देता हूँ। राइट, और ये भी मालूम करो कि उस दिन ड्यूटी पे कौन सा पुलिस वाला था। ठीक है जी। रोका। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट बयान करती है कि साले रवां के इब्तिदाई 6 माह में गुज़िश्ता साल के इब्तिदाई 6 माह के मुकाबले में पुलिस मुकाबलों में मुलजिमों की हलाकतों की तादाद में 64% इजाफा हुआ। जनवरी से जून 2015 तक 1558 मुलजिमान पुलिस मुकाबलों में मारे गए, जबकि गुज़िश्ता साल के इसी दौरानिये में 1040 मुलजिमान पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए थे। मैडम केस तो सॉल्व हो चुका है, फाइल हमने बंद कर दी है। अच्छा, कैसे फाइल बंद कर दी? क्या सबूत मिले आपको? मायरा और नगीन की मर्डर की जगह से जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें यही शख्स है। जो जाए वारदात की सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें मायरा पे हमला किया गया, और फिर जो नगीन के हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज थी उसमें जो इंसान नजर आ रहा है
वो टीपू से मैच करता है? बिल्कुल मिलता है मैडम, और सबसे बड़ के सबूत ये है कि मायरा और नगीन पर जो गोली चली है वो टीपू की गन से चली है। अच्छा, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट ये बात साबित करती है? जी हाँ, बैलिस्टिक रिपोर्ट आ चुकी है और केस खत्म हो चुका है मैडम। हमने तो बंद कर दिया है, अब इंशाल्लाह अगले किसी केस पे मुलाकात होगी। बड़ी जल्दी में लग रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब। केस कैसे सॉल्व हो गया? अभी तो हमें सिर्फ इस बात का इल्म हुआ है कि इन दोनों वारदातों में टारगेट किलर कौन था, लेकिन इस टारगेट किलर को मायरा और नगीन को कत्ल करने की टास्क किसने दी थी, ये मास्टरमाइंड कौन था, उसका तो अभी पता लगाना है। तफ्तीश तो अभी बाकी है इंस्पेक्टर साहब। मुझे ये बताइएगा कि टीपू की गन तो आपको मिल गई, क्या उसका सेलफोन मिला? हाँ, सेलफोन तो एक मिला है मैडम, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो टीपू का है या कोई चोरी वोरी का है। आपने उस सेलफोन को अभी चेक नहीं किया? नहीं, अभी चेक नहीं करा। उसको चेक करें, उसमें हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस हों, और बहरहाल टीपू के सेलफोन का डेटा भी निकलवाइए। ठीक है, निकलवाते हैं। मैडम, टीपू के मोबाइल में एक तस्वीर व्हाट्सएप हुई है। ये तस्वीर नगीन मुराद की है, और जिस नंबर से तस्वीर व्हाट्सएप की गई है वो किसी शकील गुलरेज के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैडम, इससे तो साफ जाहिर है कि असल टारगेट नगीन मुराद ही थी। मायरा बेचारी खामखा साथ होने की वजह से लपेटे में आ गई। शकील को गिरफ्तार करने के लिए मैंने एक टीम रवाना कर दी है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह देख लेंगे। ओके। बोल, क्या पूछ रहे? बोल, बता। मारा तूने मालिक की बीवी को, क्यों मरवाया था? अपने मालिक की बेगम को ही मरवा दिया। क्या दुश्मनी थी तेरी? बोल। साहब, मैं क्यों अपनी मालकिन का कत्ल करूंगा साहब? बेगम साहबा से मेरी क्या दुश्मनी होगी साहब? यकीन करें, मैं किसी टारगेट किलर को नहीं जानता साहब। तो तूने नगीन की तस्वीर टीपू को क्यों व्हाट्सएप करी थी? तेरी रिश्तेदार है? सच सच बता दे, वरना बेमौत मारा जाएगा, समझा? बता। HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल करीबी अजीजों के हाथों औरतों के कत्ल की वारदातों में 48% कमी वाक़ई हुई है, जबकि इस साल नामालूम अफराद के हाथों औरतों के कत्ल की वारदातों में भी 32% कमी देखने में आई है। जज साहब, पुलिस ने इंतहा कर दी है। पहले मायरा का कत्ल हुआ तो उसके शौहर को कातिल बना दिया, अब मेरी वाइफ का मर्डर हुआ है तो मुझे कातिल बना के कटहरे में खड़ा कर दिया। पुलिस ने खूब वतीरा बना लिया है कि बीवी मर जाए तो शौहर को पकड़ लो। जज साहब, मेरी बीवी और उसकी दोस्त को जिस टारगेट किलर ने कत्ल किया था वो तो इनकाउंटर में मारा जा चुका है, और पुलिस ने जिस शकील नामी मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया है वो तो मेरे पास काम करता था, 2 टके का इंसान था, मेरे ऑफिस में चोरियां करता था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गया, और आखिर तंग आकर मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया, और 2 महीने पहले ही उसको मैंने ऑफिस से निकाला था। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि मुझे इस घिनौने इल्ज़ाम में क्यों मुलविस किया जा रहा है, जबकि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी बीवी मरी है। मैं आपसे इंसाफ का तलबगार हूँ जज साहब। इंसाफ तो मिलेगा आपको मुराद साहब, बल्कि इंसाफ तो मिलना चाहिए आपकी मकतूला बीवी नगीन और उनकी मकतूला सहेली मायरा को भी। योर ऑनर, जब टारगेट किलर बाकर और टीपू की लाश मिली तो सवाल ये उठा कि इस टारगेट किलर को असल में ये टास्क किसने दी थी कि नगीन और मायरा को कत्ल किया जाए। सर, जब हमने टीपू का सेलफोन चेक किया तो उसमें एक व्हाट्सएप से भेजी गई तस्वीर थी, और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मुराद साहब की बेगम नगीन की तस्वीर थी। और जिस सेलफोन के नंबर से वो तस्वीर भेजी गई वो सेलफोन इनके एक पुराने मुलाजिम शकील गुलरेज का था।
योर ऑनर, पुलिस ने शकील को हिरासत में लिया और तफ्तीश के दौरान उसने सच उगल दिया और उसने ये बताया कि इस वारदात का मास्टरमाइंड असल में वो नहीं बल्कि मुराद साहब है। योर ऑनर, शकील ने पुलिस के सामने क्या बयान दिया, मैं चाहूंगी कि अदालत के सामने भी वो अपना बयान कलमबंद करवाए। इजाजत है। तुम्हारी वजह से मैं आज इस जगह पर हूं, तुम्हारी वजह से यहाँ पर हूं। ऑर्डर ऑर्डर, खामोश हो जाओ। पुलिस को जो तुमने बयान दिया है वो बताओ। जज साहब, मेरे पास बेगम साहबा की तस्वीर क्यों होती जज साहब? इस आदमी ने मेरे मोबाइल को हमेशा इस्तेमाल किया है। इसी ने मेरे मोबाइल से तस्वीर टीपू को भेजी थी और टीपू बहुत बड़ा गुंडा है जज साहब। इनके बहुत सारे मकान और दुकानें जो इनको किराया नहीं देता, ये उससे टीपू के जरिए निकलवाते थे और अपना मकान भी खाली करवाते थे। ये इंसान सही नहीं है और इसी ने मेरे हाथ से टीपू को 5 लाख रुपए भिजवाए थे। इसने, ये झूठा है। आप पूछे इनसे। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास मुलाजमत करता था और भला मैं क्यों अपने मुलाजिम का सेल फोन यूज़ करूंगा? मेरे पास कमी थोड़ी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चोर था, चोरियाँ करता है मेरे ऑफिस में और मुझे पता है कि मैंने इसको ऑफिस से निकाला है, काम से निकाला है। ये उसी चीज़ का बदला ले रहा है। ये देखे, ये फिर से आपके सामने झूठ बोल रहा है ये। मुराद साहब, आपका ताल्लुक उस टारगेट किलर से था, ये बात तो तय हो गई और ये सच बता रहा है। ये भी सच बता रहा है कि आपने 5 लाख रुपए भेजे थे टीपू को। किस काम के लिए ये नहीं बताया इसने अदालत में। टीपू को आपने 5 लाख रुपए दिए थे अपनी बीवी को कत्ल करवाने के लिए, इसीलिए उसको वो तस्वीर भेजी थी। और कत्ल क्यों करवाना चाहते थे आप अपनी बीवी को, ये भी हमें मालूम हो गया। जब हमने नगीन के वालिदैन से मुलाकात की तो हमें पता चला। मैडम, हम तो नगीन की शादियां करना ही नहीं चाहते थे, वो तो बेटी की जिद के आगे हम मजबूर हो गए। क्यों, आपको अपनी बेटी की पसंद पर क्या एतराज था? मैडम, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा ख्याल था कि शादी भी अपने जैसों में ही करनी चाहिए। और मुराद ये बिजनेसमैन आदमी है और बहुत बिगड़ा हुआ है, इसीलिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे इसके बारे में। तो आपने अपने ये तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए? मैडम, मैंने नगीन की शादी के लिए एक शर्त रखी कि निकाहनामे की शिक नंबर 19 के तहत मुराद उसको तलाक नहीं दे सकता और इस शिक के तहत उसे अपनी जायदाद और अपना आधा बिजनेस नगीन के नाम करना होगा। बस यही शर्त थी मैडम। योर ऑनर, जब मुराद और नगीन का निकाह हुआ तो उस निकाहनामे में शिक नंबर 19 में जो शराइत दर्ज की गई थी उनमें यह लिखा गया कि अगर मुराद साहब अपनी बीवी नगीन को तलाक देते हैं या दूसरी शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो इन्हें अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी से दस्तबरदार होना पड़ेगा और ये तमाम जायदाद नगीन के नाम पर मुंतकिल हो जाएगी। योर ऑनर, इस निकाहनामे की शर्त से ये बुरी तरह फंस चुके थे क्योंकि शादी के कुछ अरसे के बाद इनका नगीन में इंटरेस्ट खत्म हो गया था। योर ऑनर, जब मुराद साहब के सेल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया गया तो मालूम हुआ कि पिछले कुछ अरसे से एक अफशा नामी खातून के साथ इन्होंने ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। योर ऑनर, ये अफशा से शादी करना चाहते थे लेकिन इस शिक नंबर 19 की वजह से ये फंस चुके थे। अगर बीवी को छोड़ते तो साथ में इन्हें अपनी जायदाद भी छोड़नी पड़ती, इसीलिए इनके पास सिर्फ एक तरीका था। अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए इसने टीपू से राब्ता किया। शकील का फोन इस्तेमाल किया गया ताकि ये फोन कॉल इस तक ट्रेस ना हो सके। बहुत चालाक समझते हो ना अपने आप को, बहुत चालाकी से प्लानिंग की इस वारदात की, लेकिन फिर भी पकड़े गए। तुम्हारे खिलाफ अब इतने सबूत हैं और इतने शवाहिद हैं कि फरार का कोई रास्ता नहीं है। क्या बताना चाहेंगे अब आप अदालत को? और मायरा को कत्ल क्यों किया? मुल्ज़िम मुराद अजीम, तमाम सबूत और शवाहिद तुम्हारे खिलाफ हैं। बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? जज साहब, हमारी लव मैरिज ज़रूर हुई थी मगर
असल हकीकत तो शादी के बाद सामने आई। मेरे और नगीन के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हमारी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सुनो, ये अफशा कौन है? अफशा मेरी सेक्रेटरी है। क्यों, क्या हुआ? सच सच बताना। मुझे सारी रिपोर्ट्स मिल गई हैं। मुझे पता चला है वो अफशा अब सिर्फ तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं रही, तुम उसके साथ घूमते फिरते हो, डिनर पर लेकर जाते हो, शॉपिंग कराते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? ओह, अब जब तुम सब कुछ जान ही चुकी हो तो ठीक है, मैं कन्फेस करता हूँ। मैं बहुत जल्द अफशा से शादी करने वाला हूँ, समझी तुम? तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा मुझे क्या पता। निकल जाओ यहाँ से। अब इस घर में अफशा रहेगी। और वैसे भी मैं ये जबरदस्ती का बंधन जो है इसको तोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था तुम वैसी नहीं निकली, और ना ही हम दोनों के मिजाज आपस में मिलते हैं, समझी तुम? इसका मतलब है तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? हाँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तुम मुझे तलाक देना चाहते हो ना, तो तलाक तुम मुझे अभी और इसी वक्त दोगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें निकाहनामा याद दिला दूं, जिसकी शिक नंबर 19 में लिखा हुआ है कि अगर तुम मुझे तलाक दोगे तो ये सारी जायदाद और तुम्हारा आधा बिजनेस मेरे नाम होगा। अब मैं दूसरे कमरे में तुम्हारे तलाकनामे का इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम मुझे अभी तलाक देना चाहते हो ना, तो अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो यहाँ से। जायदाद तो तुझे तब मिलेगी ना जब तू जिंदा रहेगी। अरे बॉस, आज ड्राइवर छुट्टी पे है क्या? तुमसे अकेले में एक बात करनी थी, बहुत खास और जरूरी काम है तुमसे। अरे हुक्म करें बॉस, किसका बैंड बजाना है? और हाँ, एक बात मेरी याद रखना बॉस, अब मेरे काम के रेट बढ़ गए हैं पहले से। मैंने ना किसी का मकान खाली करवाना है ना दुकान। मैंने सिर्फ अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना है। मुंह मांगी कीमत दूंगा। ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया आपका कि जिसकी जान आप लेने पे तुल गए? मेरी बीवी सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी। उसे बहुत होशियारी और प्लानिंग के साथ मारना है किसी पब्लिक प्लेस पे, ताकि लोगों को ये ध्यान रहे कि ये कोई स्ट्रीट क्राइम की वारदात है। समझ गया ना? ठीक है बॉस, समझो कि आपका काम हो गया। वकीला की बहस और मुल्जिम के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मकतूला मायरा सुहेल और मकतूला नगीन मुराद को मुल्जिम ने टारगेट किलर के जरिए कत्ल करवाया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम सुहेल अहमद और शकील गुलरेज को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है और मुल्जिम मुराद अजीम को ज़ेर दफ़ा 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।